नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। बीच बहस में आज हम बात करने वाले हैं कि देश की संसद में यह जो सत्र आहूत किया जा रहा है, सत्र में के पहले दिन क्या कुछ हुआ है। बजट सत्र है, ये मानसून सत्र है। मानसून सत्र में मोदी सरकार 3.0 अपना पहला पूर्ण बजट लेकर के आ रही है। क्या बजट से उम्मीदें हैं, बजट में क्या होना चाहिए, और सदन में आज पहले दिन जो कुछ हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के नेता के तौर पर विपक्ष पर जो टिप्पणियां की हैं वो कितनी गहरी हैं, उनके क्या मायने निकलते हैं। बिल्कुल सूरज जी, और निश्चित तौर पर चूंकि सत्र की शुरुआत आज हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि आगाज जब इस तरह का है तो अंजाम क्या होगा, क्योंकि लंबे समय से लगातार जो देखा जा रहा है कि संसद की कार्यवाही के दौरान जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप होते हैं, जिस तरह से सदन का जो समय है वो जाया होता है, और कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर चिंता जाहिर की है। सूरज, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो चिंता है, चिंता के साथ में वो चुनौती भी है, नसीहत भी है, सीख भी है कि सदन कैसे चलना चाहिए। क्योंकि जो बातें उन्होंने कही, उन बातों पर आज हम विमर्श करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ में। हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में हैं राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार आदित्य नारायण उपाध्याय जी, आपका बहुत स्वागत करते हैं देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हैं। देवदत्त दुबे जी, आपका स्वागत है देश न्यूज में। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार आलोक सिंघई जी हमारे साथ हैं। आलोक सिंघई जी, आपका स्वागत है देश न्यूज में। और राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार संदीप पाठक जी हमारे साथ हैं। संदीप पाठक जी, आपका स्वागत करता हूं। चर्चा की शुरुआत करूंगा और सबसे पहले आदित्य नारायण उपाध्याय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा है सदन में, उन्होंने कहा है कि संसद दल के लिए नहीं है, देश के लिए है। दो बातें उन्होंने कही हैं। एक, उन्होंने ये कहा कि पिछले सत्र में जो कुछ विपक्ष ने किया, हंगामा किया, उसकी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले सत्र में प्रधानमंत्री का गला घोंटने की कोशिश की गई है। 2 घंटे 56 मिनट आवाज दबाने की कोशिश की गई, क्योंकि जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण चल रहा था और उस भाषण के दौरान विपक्ष ने जो हंगामा किया, उस आशय में उन्होंने कहा कि आवाज दबाने की कोशिश की गई है। सदन की जो तार सप्तक है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि जब सदन के नेता खड़े हों तो बाकी सदस्यों को बैठ जाना चाहिए, नियमावली में है। उसके बावजूद जब हम देखते हैं सदन की कार्यवाही चलती है तो विपक्ष की ओर से हंगामा होता है, जो सत्ता पक्ष है वो कोई विधेयक प्रस्तुत करता है, उस पर कोई चर्चा होती है, तो उस पर वो सारगर्भित चर्चा नहीं हो पाती जो देश की जनता के लिए होना चाहिए। सदन जब आहूत होता है तो प्रति मिनट लाखों रुपए खर्च होते हैं, वो जनता की कमाई के पैसे होते हैं। क्या नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है कि सदन राजनीतिक दलों के लिए नहीं है, सदन देश के लिए है, इसका आशय क्या समझा जाए, और विपक्ष को क्या चुनौती और क्या नसीहत दी है अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? देखिए, मोदी जी ने जो बात कही है वो पूर्णतः सही है कि सदन के नेता की बात जो है सबको शांति से सुनना ही चाहिए। ये एक निश्चित तौर पर एक परिपाटी होना चाहिए ऐसी, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। दरअसल बात ये होती है कि चुनाव के दौरान जिस तरीके की बातें की जाती हैं वो निश्चित तौर पर लोगों के दिल में उतरती है। अच्छी बातें की जाएंगी तो दिल में अच्छा इंप्रेशन लेंगी, और बातें यदि गढ़ने वाली की जाएंगी तो जो बातें जब वो सामने आएंगे, चुनाव के दौरान तो अपनी अपनी सभाओं में सब अपनी बातें बोलते हैं, लेकिन सदन में जब सामना होता है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए किसी भी तीखी बात करने के पहले कि जब सामना होगा तो हमको निगाह मिलाना पड़ेगी। और निगाह मिलाने के लिए हमारे बोल इस तरीके के होना चाहिए कि हम लोगों से निगाह मिला सकें। ऐसा क्यों है कि लोगों को इस तरीके से बोलना पड़ता है? लोगों का विश्वास जीतना, जहां देश का विश्वास जीतना जरूरी है, जिससे कि प्रधानमंत्री जैसे पद पर पहुंचते हैं, लेकिन सदन में महज 500 550 लोगों का भी तो विश्वास जीतो। यदि आप विश्वास जीतेंगे, यदि आपके वचन उस तरीके के होंगे कि लोग आपको अपना समझें, तो निश्चित तौर पे अपना समझेंगे। इस बात की लगातार सतत कोशिश की जाना चाहिए। बात बहुत अच्छी कही है और होना भी ऐसा ही चाहिए। गंभीरता से सुनेंगे तो गंभीरता से चर्चा होगी और देश हित में कुछ निर्णय होंगे, और निश्चित तौर पर गंभीरता से विपक्ष अपनी बात कहेगा तो सरकार भी जो प्रस्तुत बिलों में कुछ संशोधन करने के लिए राजी हो सकती है। लेकिन यदि तीखी प्रतिक्रिया होगी और हंगामा होगा तो निश्चित तौर पर सरकार अपनी बात पर अड़ी रहेगी, और जनता के जो भलाई के काम है उनमें जिस तरीके से सबका मत होना चाहिए वो मत जो है नहीं आ पाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो जनता की बात है, जनता के हितों की बात है, यदि सदन में उस तरह की चर्चा होती है। राजेश जी, यहाँ सबसे बड़ी बात जो आ रही है कि सदन आहूत है, सदन का सत्र आहूत है, सदन में बातें हो रही हैं, विपक्ष हंगामा करता है। और एक बात यहाँ जो सामने आई है, आज जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए, नीट को लेकर भी तमाम सवाल हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि देश का जो परीक्षा प्रणाली है, देश की परीक्षा प्रणाली
प्रणाली बहुत भ्रष्ट है और बहुत निम्न स्तर की। हालांकि शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने ये बात कहा है कि जोर से कहने से झूठ सच नहीं हो जाता है, और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है, जिस तरह से उन पर आरोप लगे हैं तो उन्होंने ये भी आरोप लगाया और उन्होंने कहा है कि क्या किन्हीं निजी मेडिकल कॉलेज के दबाव में आकर के मुझसे इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल सूरज जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने उसका भी जिक्र किया है कि जब मनमोहन सरकार थी 2010 में, और उस समय कपिल सिब्बल शिक्षा को लेकर 3 सुधार लेकर आए थे, उसमें एक कहीं ना कहीं अनियमितता को लेकर भी एक सुधार था, लेकिन उसको कानून बनने से पहले कहीं ना कहीं उसको डिफर कर दिया गया, और इसी को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने सवाल खड़े किए हैं कि क्या उस समय किसी मेडिकल कॉलेज के दबाव में इस तरह का फैसला लिया गया था। और दूसरी तरफ सूरज जी, जिस तरह से जिक्र जिसकी शुरुआत आपने की है, जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है, जिसकी चिंता उन्होंने की है कि अब सदन बेहतर तरीके से चलना चाहिए, लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जितना लड़ना था झगड़ना था, आरोप प्रत्यारोप थे, वो पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब जनता के मंदिर में जनता की बात होना चाहिए। सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या वाकई ऐसा होगा, क्योंकि जिस तरह की राजनीति और जिस तरह की सियासत और कटुता हावी हो चुकी है, ऐसे में क्या इस तरह की चीजों की हम कल्पना कर सकते हैं। आलोक सिंघई जी हमारे साथ में हैं। आलोक जी, क्या जो चिंता पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ऐसी ही चिंता क्या विपक्ष को करना चाहिए? लेकिन जिस तरह के तीवर पहले ही दिन दिखे, और मैंने शुरुआत में कहा था कि आगाज जिस तरह से है, क्या अंजाम भी वैसा होगा? ऐसे में जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं एक बार फिर गौण हो जाएंगे। आलोक सिंघई जी। राज जी, जिस तरीके से ये पीएम ने कहा, ये बिल्कुल सही है। आपने चुनाव में जो डिबेट होती है वो सड़कों पे होती है, सड़कों की बात आप घर में नहीं, सड़कों की धूल घर पे नहीं लाते। लेकिन संसद में तो एक नियम है, एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल का पालन सबको करना चाहिए। और फिर जब सदन का नेता बोल रहा है तब तो आपको चुप रहना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से, जिस अशोभनीय तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस के लोगों ने शोरगुल मचाया और बात नहीं सुनने दी, ये बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है। और पिछली बार पूरे देश ने इसकी आलोचना की थी। प्रधानमंत्री जी ने एक साफ तरीके से एक समझाइश दी है। उन्होंने कहा भाई ठीक है, आपको कटुता लगती है तो आप कुछ बातें बोलने से, बातें ऐसी हैं जो कड़वी लगती हैं, कड़वी बातें तो बोलना पड़ेंगी। और डिबेट के दौरान जब जनता अपनी सरकार चुन रही है तो वो सरकार को के लिए उसको मालूम होना चाहिए जनता को कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस सरकार के पक्ष में है या विपक्ष के पक्ष में है। तो इसकी चर्चा तो डिबेट खुली होती है, लेकिन वो संसद में नहीं होती। संसद में आपको प्रोटोकॉल पालन करना चाहिए। पिछली बार जो शोरगुल हुआ था, क्या अभी भी ऐसे ही करेंगे? जो आप कह रहे हैं कि इस बार का धमाका बहुत जोरदार, ऐसा नहीं है कुछ धमाका। आप ये सारे मुद्दे को लेके बैठ रहे हैं। देश इकोनॉमिक ग्रोथ के नए दायरे में आ रहा है, बजट सत्र है, बजट पे आपको चर्चा करना, उससे जुड़ी हुई बातें करना थी। आप एक वो नीट के घोटाले को लेके बैठ गए। भाई नीट का घोटाला कोई सरकार ने थोड़ी किया। नीट एक आयोजन किया सरकार ने, एक व्यवस्था की, सरकार की व्यवस्था है। उसमें यदि कोई कॉलेज, कोई माफिया, कोई लोग काम करते हैं, अपराधी हैं, तो पकड़े जा रहे हैं और पकड़े जाने के बाद में दंड मिलेगा। लेकिन उसको बार बार आप सदन में लेके आए, बार बार आप चर्चा में व्यवधान खड़े, ये अशोभनीय है। इस तरीके की चीजें नहीं होना चाहिए। और ये इस समझाइश के बाद में भी यदि नहीं मानते हैं तो निश्चित रूप से इसमें जनता भी रिएक्ट करने लगेगी। आप ये देखें, पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड की इकोनॉमी में भारत की ग्रोथ जिस तरीके से हो रही है, उस ग्रोथ में कॉर्पोरेट सेक्टर कैसे काम कर रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर अपना लाभ तो ले रहा है, लेकिन वो लाभ जनता को नहीं दे पा रहा है। और इसके सिलसिले में यदि कोई और भी आप रास्ते सुझाते तो समझ में आता। लेकिन आपकी कर्नाटक सरकार ने क्या किया कि साहब निजी क्षेत्र में भी आरक्षण ले आएंगे। तो एक भोंडे तरीके से आप किसी चीज समस्या को सुलझाना चाहते हैं, तो ये जो है ये आपको समझ लेना चाहिए। ये संसद है, अखाड़ा नहीं है आपके घर का, 10 जनपद नहीं है कि आपके घर में बैठ के आप कुछ भी गाली गलौज करते रहे। लेकिन आलोक जी, आपको नहीं लगता कि जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उनकी चर्चा होना चाहिए? दूसरी तरफ ये भी बिल्कुल सही है कि जिस तरह से ठीक है एक नीट का मामला है, ऐसे तमाम सारे मामले आए दिन आते रहे हैं। कहीं ना कहीं इस दिशा में उनका ये कहना था कि जो धर्मेंद्र प्रधान है, कहीं ना कहीं इसको लेकर एक भी बात नहीं की उन्होंने कि किस तरह की चीजें सरकार करने वाली है, क्योंकि इस तरह के मामले तो लगातार बढ़ रहे हैं। पिसता कौन है? वो छात्र पिसते हैं जो उसकी जो अपीयर करते हैं। इस पर चर्चा नहीं होना चाहिए? नहीं, चर्चा क्या होगी? आप ये देखें, कानून काम कर रहा है, सीबीआई काम कर रही है, कोर्ट में प्रकरण है, सारी चीजें जो है चल रही हैं।
अब उसमें सरकार क्या कर सकती? ये बार बार आप कहना, किसी चीज को एक ही बात को उठाए रहना, ये तो कोई तुक नहीं लगती है। ठीक है। आप दूसरे विषय भी हैं, उन पे भी बात करें। ये तो कार्रवाई हो रही है, और कार्रवाई में कोई गड़बड़ी आए तो आप कोर्ट के सामने रखिए, जनता के सामने रखिए, कोई समझ में आती बात। यही बात आपने कही है। धर्मेंद्र प्रधान ने भी सदन में यही कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जानकारी मांगी थी, चाहे वो सेंटर वाइज, रोल नंबर वाइज, रिजल्ट की बात कही, वो सब सार्वजनिक कर दी गई। लेकिन यहाँ मैं देवदत्त दुबे जी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने, धर्मेंद्र प्रधान ने जो बात कही है सदन में कि प्रतिपक्ष के नेता का इस तरह से बयान देना, इस तरह से कहना कि भारत की परीक्षा प्रणाली भ्रष्ट है, भारत की परीक्षा प्रणाली जो है बहुत कम स्तर की है और बहुत खोखली है, जिस तरह से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात की निंदा की है कि बेहद निंदनीय है। सदन में यह कहना, देश की शिक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े करना, देश की शिक्षा प्रणाली को भ्रष्ट बताना, देश की शिक्षा प्रणाली को यह कहना कि यह छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है, इसकी निंदा करते हुए धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो जानकारी मांगी वो सब दे दी गई है, लेकिन केवल और केवल अपनी बात रखना है और हम विपक्ष में हैं। एक कहावत कही जाती है कि मुंह में जुबान है तो कुछ बोलना है, केवल इसलिए बोला जाए। क्या सरकार को सिर्फ इसलिए घेरने की कवायद की जाए जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उसको लेकर भी सदन में चर्चा लाजमी है क्या? देखिए, जिस तरह से गिरावट आई है राजनीतिक क्षेत्र में जी, वो वाकई बहुत निंदनीय है। ये तो अभी सदन की बात है, आपने चुनाव में देखा कि एक दूसरे को दल देशद्रोही बता रहे थे कि इसके सरकार में आने से देश खत्म हो जाएगा, कोई कह रहा था संविधान खत्म हो जाएगा। तो ये जो प्रतिस्पर्धा बड़ी, सत्ता में आने की, जीत की जो लालच, जो मोह पद पाने का, उसके कारण ये भूल गए कि जो कहा गया था व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, इनको लगता व्यक्ति बड़ा, दल बड़ा, फिर देश। तो इसके कारण जो भाषण चौराहों पर होते थे भूल जाते कि अब हम सदन के अंदर हैं। जो सदन की एक गरिमा होती है, एक धमक होती है, आज बहुत कष्ट है कि लोकसभा और विधानसभाओं की वो धमक नहीं रही, वो चमक नहीं रही, वो आकर्षण नहीं रहा। पहले तो सत्र आहूत होता था और दूर बैठा भ्रष्ट अधिकारी कांप उठता था कि सत्र आ रहा है, पता नहीं अब क्या होगा, कोई मुद्दा उठेगा, कोई जनहित का, कोई बड़े भ्रष्टाचार का मुद्दा उठेगा, किसी पे कार्रवाई होगी। अब इन सब से अलग व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का एक मंच मिल गया है लोगों को, एक पब्लिसिटी का स्थान मिल गया है, और चूंकि रिकॉर्ड में बात रहती है तो लोग कहते हैं हमारी बात रिकॉर्ड में रहे। ये रिकॉर्ड में अच्छी बातें क्यों नहीं हो सकती, देश हित की बातें क्यों नहीं हो सकती? बराबर। विपक्ष होता है इसलिए कि वो उन मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करे जिससे समाज और देश का भला होता हो, जिससे नुकसान हो रहा हो। तो हम कहाँ जा रहे हैं, किस दौड़ में शामिल हो गए कि पहले हम एक दूसरे को देश के लिए खतरा, संविधान के लिए खतरा बताते रहे और अब पूरी प्रणाली को अपन ऐसा कहेंगे। तो फिर विश्वास उन बच्चों का क्या होगा जो लाखों करोड़ों की संख्या में, जो महीनों कैसे तैयारी करते हैं। कभी करीब से नेता लोग देखें तो समझेंगे, एक कमरे में दिल्ली में जहाँ वो कोचिंग करते हैं, आपने वो कमरे देखे होंगे कि 8x6 के कमरे में 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे, कोई किचन के पास सो रहा, कोई बाथरूम के पास सो रहा, वो दिन रात पढ़ रहे हैं, और तुम पूरी प्रणाली को भ्रष्ट बता दो कि उसका विश्वास कहाँ जाएगा, उसका आत्मबल कैसे बनेगा, उसका मनोबल कैसे टूटेगा। तो ये जो राजनीतिक दलों में जो गिरावट आई है, नेताओं में खासकर जिस तरीके की, उसमें इनको सोचना चाहिए कि हम जो बात कह रहे हैं उसका असर क्या होगा, क्योंकि आजकल लाइव प्रसारण होता है, एक एक बच्चा एक गांव में बैठा आदमी भी देखता है। तो इस तरह की नहीं होना चाहिए। देश सबसे पहले होना चाहिए। क्या विपक्ष में रहने के लिए राजनीति, विपक्ष में सबसे अच्छी राजनीति हो सकती है। आप बुनियादी मुद्दों पे बात तो करो, और सत्ता पक्ष को भी ये धैर्य संयम रखना चाहिए कि विपक्ष है इसलिए कि वो बात उठाए। पहले तो नेहरू जी और अटल जी के समय ये होता था कि अच्छे लोग लोकसभा में आए, जिससे वो तार्किक बात करते थे। उनको कई बार तो आमंत्रित किया जाता कि आप बात करो, तो वो एक सदन था और आज एक सदन हो गया है। ये तो ठीक है, हमने उत्तर प्रदेश बिहार में कई बार देखी कुर्सी फेंक रहा है, जूता फेंक रहा है, कि शर्म आती थी कि ये हमारे ये जनप्रतिनिधि हैं, हमारी ये सदन है। तो अब गिरावट की जो फिसल पट्टी पे सवार हो गई है राजनीति, उसको संभालना होगा, क्योंकि किसी एक के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते, सबके लिए विषय की बात है। ना किसी की आवाज़ दबना चाहिए, ना किसी का संघर्ष दबना चाहिए। बस बात जो देश हित में हो, समाज हित में हो, वो कोई भी हो, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, उसको निर्भीकता से और तर्कों के सहित रखना चाहिए, और उसके बोलने के पहले देखना चाहिए कि हमारे बोलने से कहीं समाज और देश का नुकसान तो नहीं हो रहा। बिल्कुल सही कहा आपने कि बोलने से पहले सोचना, ये हमारी नैतिकता भी सिखाती है, और हमारे नीति ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख है कि बोलने से पहले हमें सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, फिर बोलना चाहिए, और ये बात सदन के लिए भी लागू होती है। राजेश, बिल्कुल। और सूरज जी, मुझे लगता है कि
जिस मामले को लेकर, जिस मसले को लेकर बवाल मचा हुआ है, निश्चित तौर पर सवाल उठना चाहिए, क्योंकि जब नीट जैसे जो एग्जाम है उसमें इस तरह की चीजें होंगी तो इस तरह के सवाल होना चाहिए और कहीं ना कहीं समाधान की दिशा में भी इस तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई ये पहला मौका नहीं है। और लंबे समय से सरकारें किसी की भी रही हो, अभी भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की भी सरकार रही है, अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं, राहुल गांधी ने भी सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने तो कहा है कि सरकार ने रिकॉर्ड बनाया पेपर लीक के। रिकॉर्ड बनाया, लेकिन मैं सूरज जी कहने का मतलब वही है कि सरकार किसी भी की रही हो, लेकिन लंबे समय से इस तरह की जो चीजें रही हैं वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भी है। और समस्या भी, मैं सीधे संदीप पाठक जी के पास में आता हूं। संदीप जी, ठीक है, नीट को लेकर जिस तरह से बवाल है, जिसकी शुरुआत आज हमने चर्चा में की है, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं, एक लंबा समय रहा है, एक लंबा इतिहास रहा है कि इस तरह की जो चीजें हैं वो दुरुस्त नहीं हो पाई। ये भी सवाल है कहीं ना कहीं सदन पे, इस पे भी चर्चा होना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो कि विपक्ष हो, कि कैसे इस सिस्टम को और स्ट्रांग और मजबूत किया जाए कि नीट जैसे एग्जाम है, महत्वपूर्ण एग्जाम है, उसमें जब इस तरह की चीजें हो रही हैं तो तमाम सारे एग्जाम हैं उसमें कैसे सुधार लाया जाए। जी बिल्कुल राजेश जी, आपने ठीक कहा। संसद लोकतंत्र का मंदिर है और वहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों दौड़ रहे हैं, इसलिए संसद में ठहराव आ गया है। जब दिशाहीन दौड़ होती है तो ठहराव निश्चित है, क्योंकि यहाँ पे बात ये देखी गई है कि कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। विपक्ष ने जब भी अपनी बात रखी तो सत्ता पक्ष ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। एक स्वस्थ परंपरा जो हुआ करती है पक्ष और विपक्ष की उठाने की, उसका अभाव हम देख रहे हैं, और कारण उसके राजनीतिक निहित स्वार्थ हैं। कहीं चुनाव होना है, कहीं चुनाव की और कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ पार्टी की अपनी गाइडलाइनें होती हैं, लेकिन संसद तो देश का है। और उस स्थिति में यदि आता, जब रही बात मुद्दे कोई पेपर लीक के हो, व्यवस्था अव्यवस्था की हो, बजट की हो, अगर विपक्ष ने कोई चीज़ पॉइंट आउट की है तो उसको गंभीरता से हमारे सत्ता पक्ष को सुनना चाहिए, और सुन के यदि वो कोई निर्णय पर पहुंच सकता है तो पहुंचे। दोनों एक दूसरे के प्रताप, मतलब यहाँ तो कई बार ऐसा देखने में आया कि सत्ता पक्ष भी विपक्ष की भूमिका में आ गया है, तो उन स्थितियों में केवल हल्ला मचेगा और नुकसान देश का होगा। और रही बात, अपन लोग कहते हैं कि चौराहों की चर्चा है, आखिर संसद चर्चा किसके लिए करती है? चौराहा के उस अंतिम आदमी के लिए तो चर्चा कर रही है, वहीं तो जाना है उसको आखिर, और उसी के हित के लिए काम करना है। यदि वो वर्ग ही वंचित रहा है इस सब चीजों से तो उस चर्चा का मायना क्या रहेगा? बिल्कुल, मेरा ये मानना है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिसके लिए चर्चा है उसकी समाहिता, उसकी सहभागिता होना अनिवार्य है। और आपको बता दूं कि दो मेहमान और हमारे साथ जुड़ गए। राधा वल्लभ शारदा जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। साथ ही योगीराज योगेश जी हमारे साथ हैं। योगीराज जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। और सीधे योगीराज जी आप ही के पास आना चाहूंगा। जिस तरह से बात हो रही है, सदन के पहले दिन के जो सत्र आहूत हुआ है, मानसून सत्र है, और मोदी सरकार 3O का पहला पूर्ण बजट आने वाला है। बजट पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी प्रथम राउंड में हम बात कर रहे हैं सदन में आज जो कुछ हुआ उसको लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2024 से कांग्रेस परजीवी पार्टी कहलाएगी। मैं चाहूंगा कि इसका आशय स्पष्ट करें आप कि क्या आशय हैं उनके इस वक्तव्य के। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है, हालांकि उन्होंने विपक्ष की आलोचना की है, विपक्ष की आलोचना करते हुए उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए हैं कि विपक्ष की जो भूमिका रही, विपक्ष ने सदन के नेता की आवाज दबाने की कोशिश की है, और विपक्ष ने जिस तरह की गतिविधि की, हंगामा की उन्होंने बात की, विपक्ष की गतिविधि की आलोचना की। लेकिन यहाँ इन सबके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह शब्द कि 2024 से कांग्रेस परजीवी पार्टी कहलाएगी, और अब चुनाव हो चुका है, चुनाव में जितना लड़ना था लड़ लिए हैं, अब देश के लिए समर्पित और देश के लिए खुद को समर्पित करके काम करना होगा, और सदन दल के लिए नहीं देश के लिए है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही, और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं पैरासाइट परजीवी पार्टी का जी, तो इसकी डेफिनेशन तो खुद नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छी दी। हाँ, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस जिन दलों के सहारे आगे बढ़ती उन्हीं को खा जाती है, और यही परजीवी का एक कैरेक्टर होता है। हाँ, कि जिनके जो साइंस, ये बॉटनी की भाषा है, बॉटनिकल भाषा है, लैंग्वेज है, जिस पेड़ पे आप रहते हैं परजीवी पौधे हमने पढ़े हैं जी, जी, वो उनका कहना था कि जिस पार्टी के दम पे आते हैं उसी को खा जाते हैं, और उन्होंने उसके उदाहरण भी दिए, तो उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया। एक बात ये जरूर है कि जो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि जो विपक्ष जिस तरीके की बात कर रहा है, जब भाषण राहुल गांधी को हुआ इसके पहले उसको लेके काफ़ी सारी बातें हुई, और तब से एक ये माहौल बना, क्योंकि उस समय जो राहुल गांधी का अपीयरेंस था उसको लेकर बहुत आलोचना हुई, और वो वास्तव में वो ऑब्जेक्शनेबल था एक तरह से। जिस तरीके से उन्होंने चारों धर्मों के चित्र उन्होंने दिखाए, शिव जी के चित्र दिखाए, और तरह तरह की बातों को लेकर जो उन्होंने टीका टिप्पणियाँ की, वो कहीं से भी शोभा नहीं देता, उस पर बहुत सारी बातें हुई। और मुझे ऐसा लगता है कि ये राहुल गांधी की और पूरे अपोजिशन की ये स्ट्रेटेजी है कि कैसे भी करके अपने अंक बढ़ाना। उनको ये लेना देना नहीं कि समस्या से हमारी ये लोगों की इससे समस्या सॉल्व होगी
या ना होगी। जैसे एक समय लोग आते थे मीडिया के पास, अखबारों के पास आते थे, सर हमारे मोहल्ले में ऐसा हो गया, यदि पब्लिश हो जाए तो समस्या का सॉर्ट आउट हो जाएगा। वो पब्लिश होती थी और वो करीब करीब समस्या सॉल्व हो जाती थी। इसी मंशा से, इसी आशा से लोग उम्मीद करते हैं कि आप विपक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी है, हमारी प्रॉब्लम है, आप वहाँ उठाएं। लेकिन विपक्ष उठाता है, चिल्ला चोट करता है, पर उसके सॉल्यूशन की, उसके समाधान की दिशा में कोई काम नहीं करता। वो ये मान के, उपाध्याय जी ने सदन की गरिमा की बात कही थी, देवदत्त दुबे जी ने भी सदन की गरिमा की बात कही थी। आपने कहा कि हमारी समस्या है और हमारे जनप्रतिनिधि वहां उस समस्या को उठाएं, लेकिन सुनने में तो ये भी आता है कई बार कुछ जनप्रतिनिधि सवाल लगाने के पैसे ले लेते हैं। हाँ, ये उसका दूसरा पहलू है और सत्यता से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, ये पहलू है और ये सत्य भी है जी। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल ये चाहे आप पैसा लेके करें, पैसा दे के करें, समस्या का सॉल्यूशन होना चाहिए। दूसरी, ये जो मामला जो आया है नीट का, ये देश के कई नौजवान छात्रों के भविष्य का सवाल है। हाँ। इस मामले में तो अतिरिक्त सुरक्षा बरती जानी चाहिए, पूरी संवेदनशीलता के साथ बात की जानी चाहिए। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात शिक्षा मंत्री ने कही, उनने कहा यदि आप पूरे शिक्षा तंत्र को भ्रष्ट बता रहे, पूरी परीक्षा को भ्रष्ट बता रहे, तो आप जिस क्षेत्र से चुन के आते हैं, केरल से, वहाँ के लोग तो अच्छे नंबरों से पास हुए, तो क्या वो उनके लिए भी रद्द कर दी जाए? तो आपको पूरे होल प्रोस्पेक्टस में ये बात देखनी चाहिए। केवल माइलेज लेने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए हमें कुछ भी बकना है और सदन में आके बकना है, तो आपको सड़क में और संसद में फर्क करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले मुद्दे उठाने के पहले आपकी गंभीरता तय करनी पड़ेगी। ये नहीं कि प्रधानमंत्री भी बेकार, लोकसभा अध्यक्ष भी बेकार और विपक्ष भी बेकार, हम सबसे अच्छे, हम बिल्कुल हरिश्चंद्र के अवतार। ये जो सोच है आपको बहुत, क्योंकि देश आप में भविष्य का नेता देख रहा है, फिर ये भी देख रहा है कि यदि भविष्य के नेता ऐसा है तो ऐसा नेता नहीं चाहिए। तो इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। बहुत गंभीर मुद्दे हैं और उतनी ही गंभीरता के साथ पेश आना चाहिए। और जहाँ तक पेपर लीक का बात है, पेपर ये वास्तव में ये गंभीर मामला है, लेकिन ये अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों के दौर में भी हुआ। जी बिल्कुल। पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये होते रहना चाहिए। ये लीक बिल्कुल इस पर बंद होना ही चाहिए। ठीक है। क्योंकि ये देश के भविष्य का सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। दुबे जी ने बहुत अच्छा जिक्र किया। कल्पना कीजिए दिल्ली के उस मुखर्जी नगर की क्लासरूमों की, जहाँ लोग कैसे कैसे परिस्थितियों में अपना एग्जाम देते हैं और पास करते हैं। तो ये उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। और ये शिक्षा मंत्री की ये दायित्व है कि ये तो ठीक हो गया, इस पर जो दोषी आरोपी उस पर एक्शन हो ही रहा है, लेकिन भविष्य में इस पर पूर्णतः विराम लगे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा कि इस पर पूर्णतः विराम की आवश्यकता है। इसमें वैकल्पिक समाधान की नहीं, पूर्ण समाधान की आवश्यकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जिस तरह से हो रही है सदन की चर्चा को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, योगीराज जी ने बेहतर बात की कि सोच की बात है। और जिस तरह से ये भी बात आई सूरज जी कि कहीं ना कहीं जो एक नकारात्मकता, जो निगेटिविटी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इस बीच में पीएम नरेंद्र मोदी सकारात्मकता की बात कर रहे हैं, पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की चीजें हैं उसमें निगेटिविटी ज्यादा है, सकारात्मकता के जो पहलू हैं वो कम नजर आ रहे हैं। और सोच की बात जिस तरह से योगीराज जी ने कही है, कहीं ना कहीं वो सोच बदलने की भी जरूरत है। मैं राधा वल्लभ शारदा जी के पास में आता हूं। क्या लगता है सर कि जिस तरह की चीजें हैं या पीएम जिस तरह की उम्मीद कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरह के, क्योंकि सत्र की शुरुआत हो चुकी है, तकरीबन 10 और 11 अगस्त तक इस सत्र को चलना है, और ये भी लगातार सूरज जी देखा जाता है कि सत्र की जो अवधि रहती है वैसे ही छोटी हो रही है और उस छोटी अवधि में और कम हो जाती है। राधा वल्लभ शारदा जी, क्या आपको लगता है कि विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष कहीं ना कहीं लगेगा कि बहुत से ऐसे मसले, बहुत से ऐसे मामले, बहुत से ऐसे विधेयक भी आएंगे जिसमें दोनों में एक रूपता दिखे, जिसमें पॉजिटिविटी दिखे, क्योंकि निगेटिविटी बहुत कुछ घर कर चुकी है। राधा वल्लभ शारदा जी, मैं तो एक अनुरोध करूंगा कि हम लोग, आम जनता जिनको चुन के भेजती है लोकसभा या विधानसभा में, तो सबसे पहले तो उनको पाठ ये पढ़ाना चाहिए कि भाई आपको वहाँ भेज रहे हैं उधम करने के लिए नहीं भेज रहे हैं कि आप व्यवधान पैदा करें। अभी तक बात चलती थी बेरोजगारी की, महंगाई की, ये है वो है, ऐसे मुद्दे होते थे, लेकिन अब पासा पलट गया। इनको एक नया मुद्दा मिल गया नीट का। नीट के बाद में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कल बात आएगी वो रोटी वाली, वो जो नेम प्लेट, अब उसको लेके बात चलेगी। तो इनको, विपक्ष को तो सिर्फ हंगामा करना, खड़ा करना काम है। अच्छा, ये भूल जाएं, अगर सारे लोग एक चीज़ कर लें, भाई ठीक है नीट के लिए उन्होंने कहा सीबीआई इंक्वायरी हो गई, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया, उसको वहीं स्टॉप कर देना चाहिए, दूसरा विषय उठाना चाहिए। तो दूसरा विषय अगर उठा देंगे तो मुझे लगता है विपक्ष ये समझता है कि हम जनता के साथ अन्याय करेंगे। तो मेरा कहना ये है। अब
नीट जैसा, नीट के मामले क्यों हो रहे हैं, इस पर कभी किसी ने सोचा है? आपका कोटा कोचिंग हब है, आपका MP नगर कोचिंग हब है, यहाँ से जो बच्चे पढ़ कर निकलते हैं वो ही नंबर ज़्यादा क्यों लेते हैं? उसके बाद और मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि एक विशेष ग्रुप के कॉलेज के लोग मालूम पड़ा कि 85%, 90%, 95% और अखबारों में विज्ञापन छपता है कि हमारे यहाँ से पढ़े हुए बच्चों को इतने नंबर मिले। आखिर कैसे? सदन में इसकी चर्चा कितनी लाजमी है? जब सदन में प्रति मिनट लाखों रुपए जनता का खर्च हो रहा है तो सदन में इसकी चर्चा नहीं, इसका उसका ये जो खर्च, जैसे पिछले लोकसभा के समय में हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने जिस तरह से उधम करने वालों को बाहर बताया है, इनको बाहर बिठाए और ये नहीं कि इनको जाने दें, इनको एक कमरे में बंद कर दे हाल में और इनको स्टडी कराए, आपको ये काम करना है, आपको ये करना है, तब उनको जब तक उद्दंड बच्चे को सजा नहीं मिलेगी तब तक उसकी उद्दंडता नहीं जाएगी। ठीक है, ये बात आपने कही कि सिखाने का एक तरीका ये है, लेकिन अब चूंकि वो माननीय हैं और सदन में है तो उनका विशेष अधिकार है, भारतीय संविधान उन्हें विशेष अधिकार भी प्रदान करता है। सूरज जी, विशेष अधिकार है। विशेष अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आप सदन नहीं चलने दे। 150 करोड़ लोगों की बात तो आपको उठाना चाहिए, दोनों की बनती है जी, दोनों की बनती है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, चूंकि लोकसभा में जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के सभी सदस्यों के विशेष अधिकार की रक्षा के लिए कृत संकल्पित होते हैं और उनका विशेष अधिकार होता है जो सदन उन्हें प्रदान करता है। अब लेकिन चर्चा जिस दिशा में हमारी चल रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात और कही। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि भारत की गौरव गाथा का यह महत्वपूर्ण पड़ाव है और अमृत काल का यह जो बजट है उस गौरव गाथा के महत्वपूर्ण पड़ाव पर एक महत्वपूर्ण पटाक्षेप साबित होने वाला है। हम बजट पर आते हैं कि कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, मोदी 3O सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश होने वाला है। जनता की अपेक्षाएं, समाज क्या चाहता है, देश क्या चाहता है? बिल्कुल सही बात है। दरअसल चर्चा की जो शुरुआत हुई जी, और बजट सत्र चूंकि ये पहले से निर्धारित था, यदि पिछले सत्र का, विगत सत्र का अवसान जो है संविधान हत्या दिवस की बात से होगा तो निश्चित तौर पे वर्तमान सदस्य जो सत्र है वो हंगामेदार होना ही था, क्योंकि पॉजिटिविटी एक तरफ से नहीं होती है। आपको पॉजिटिव बातें करनी होंगी, आपको पॉजिटिव बातें कहना होंगी तो सामने वाला भी पॉजिटिव बातें कहेगा और पॉजिटिवली जो है बिहेव करेगा। तो इस बात के लिए तो सत्ता को तैयार रहना चाहिए। यदि वो इस तरीके की बातें करते हैं, चुनाव के पहले भी, चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी इस तरीके की बातें जारी रखते हैं, तो निश्चित तौर पे, चूंकि ये बात सदन में ही हुई थी, जो प्रस्ताव सदन में ही पारित हुआ था, तो निश्चित तौर पे सदन के अंदर ही उसका जवाब मिलेगा। तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि निश्चित तौर पर सरकार के ऊपर, सबको मालूम है बिहार का कितना दबाव है, आंध्र का कितना दबाव है, तो निश्चित तौर पर सब लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि हर राज्य को बराबर बराबर जो है वो परिलाभों का वितरण होना चाहिए। लेकिन सबको शंका इस बात की है कि बराबर परिलाभ नहीं होगा, क्योंकि ये परजीवी, ये कांग्रेस को तो कहते हैं कि परजीवी पार्टी है, लेकिन ये जो सरकार है, ये सरकार जिस तरीके की उम्मीद से बनाने की कोशिश की गई थी चुनाव के दौरान, वो वैसी नहीं है। ये सरकार परजीवी ही है। ये सरकार सहयोगी दलों के आधार पर बनी है और सहयोगी दलों का तुष्टीकरण जरूरी है, और ये जब वो करेंगे तो निश्चित तौर पे आम लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी नहीं होंगी। बिल्कुल, आपने कहा कि वो जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को लेकर मैं उपाध्याय जी की बात को काट रहा हूँ। जितनी भी स्टेट हैं सारी की सारी केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर है, और जितने भी प्रोग्राम होते हैं केंद्र सरकार से जो राशि आती है उससे उसकी पूर्ति होती है। खाली ये 2 स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन यहाँ एक बात आती है ना कि अंधा माटे रेवड़ी और चीन चीन के दे, यदि ये सिद्धांत लागू हुआ तो ये एक अलग बात हो गई। लेकिन मेरा कहना ये है कि ये सारे के सारे परजीवी हैं, सारी स्टेट, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, या केरल हो, या कर्नाटक हो, या कोई आसाम हो, बंगाल हो। अब प्रश्न यही वहीं झगड़ा खड़ा होता है।
अब जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने उनसे कह दिया नीतीश कुमार जी से अभी हम आपको कोई पैकेज नहीं देंगे, इसका मतलब क्या पार्टी छोड़ के चले जाएं? हाँ, एक खबर और मिली, अपने यहाँ का एक विधायक, उसकी पत्नी सांसद है, चाहे उनको कृषि विभाग ने छीन लिया उनसे, तो बोले वो पार्टी छोड़ने को तैयार है। ये तो हालत है हमारे यहाँ की, जिसको हम चुन के भेजते हैं उनकी। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल शारदा जी, मैं उसी बात को सूरज जी आगे बढ़ा देता हूँ। उपाध्याय जी ने जिस तरह से कहा और शारदा जी ने भी उसका जिक्र कर दिया है कि ठीक है, हम विपक्ष को लेकर तो चर्चा कर ही रहे हैं कि विपक्ष किस तरह से जो चीजें हैं विपक्ष की, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के सामने, जिसका जिक्र उपाध्याय जी ने कहा है कि सरकार के सामने भी कम चुनौतियां नहीं है। जिस तरह से जेडीयू ने मांग की बिहार को, क्योंकि पहले नीतीश कुमार कह चुके हैं, जब उनको दल का नेता चुना गया था नरेंद्र मोदी को, तब उन्होंने कहा था कि जो बिहार की चीजें हैं वो तो हम मिल बैठ के सुलझा लेंगे। लेकिन आज उसको लेकर उन्होंने विशेष राज्य की दर्जा की मांग की और कहीं ना कहीं वित्त राज्य मंत्री ने उसको खारिज कर दिया। क्या आलोक सिंघई जी ये एक समस्या बनेगी, क्योंकि सत्र का समय कम है और पहले ही दिन जिस तरह से बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की बात की, एक चुनौती सरकार के सामने होगी, पीएम नरेंद्र मोदी के सामने होगी? चुनौती है। आप ये देखें, उठपटांग बातें आप कर रहे हैं, आपको विपक्ष के में बैठने का मौका मिला तो आप कुछ भी बोलने लगेंगे क्या? अब आप ये देखें, पिछले साल में आपको बात करना पड़ेगी, बजट सत्र है भाई, 45 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश हमारे यहाँ आया और वो निकल गया। वो क्यों निकल गया? उसने लाभ उठाया शेयर मार्केट से और बाहर निकल गया जी। आपके देश में यदि उत्पादकता को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, उसका माहौल नहीं बनेगा, क्यों आएगी आपकी वैश्विक पूंजी आपके पास में? ये हल्ला करने से आएगी क्या? हल्ला करने से क्या अधिकार मिल जाएगा आपको, पैसा मिल जाएगा क्या? देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे हमें काम करना पड़ेगा, उन्हीं विषयों पे बात करना पड़ेगी। नीट पे चर्चा करते रहने से कुछ नहीं होने वाला। नीट पे जो होना था हो गया, कार्रवाइयां चल रही हैं, लेकिन आप बार बार उसी को उठाएंगे और लांछन लगाने का प्रयास करेंगे, ये गलत है। और ये वैश्विक परिदृश्य में अब समझ लेना चाहिए, जिस तरीके से यूक्रेन ने किया रशिया के साथ में, अल्टीमेट क्या हुआ, यूक्रेन तबाह हो गया। आप ये उठपटांग मूर्खतापूर्ण बातें करेंगे और विदेशी निवेशकों के इशारे पे भारत की संसद को नुकसान पहुंचाएंगे, तो आपका नुकसान तो होगा, देश का सबसे बड़ा नुकसान होगा। तो ये जो चीजें हैं, बार बार जो हम कुतर्क देने लगते हैं कि ये तो विपक्ष का अधिकार है, विपक्ष को बोलना चाहिए, अरे भाई ये भी तो देखो आपके विपक्ष को क्या बोलना चाहिए। ये राज दरबार है, राज दरबार में हर किसी को कुछ भी नहीं बोलने की छूट दी जा सकती जी। तो ये जो है हमें सबको तय करना पड़ेगा, देश के जनमत को भी करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी को जिन्होंने आगे बढ़ाया है, सीट 99 तक पहुंचाई है, उनको भी ये कहना पड़ेगा कि आप वहां जाके मुद्दे पे बात करो भाई, उठपटांग बातें मत करो। तो ये देश की जनता का भी जवाबदारी है कि अपने यहाँ प्रतिनिधि को वो सही दिशा दे। जिस तरीके से शारदा जी ने उल्लेख किया नागर सिंह चौहान का कि उनको हटा दिया गया, वन विभाग हटा दिया गया। आप ये देखें, वो मुद्दा क्या था, 88,000 वोट से वो जीते हुए हैं, आदिवासी वोट बैंक था, आदिवासी इलाके में कहीं भी जीत नहीं मिल रही थी। जो आदिवासी था वोट बैंक, वो बरगला के कांग्रेस ने अपने पक्ष में कर लिया था। इस चुनौती के बीच में नागर सिंह चौहान जीते हैं। ये बात सही है, लोग कहते हैं उसको बहुत दिया पार्टी ने, उनकी पत्नी को सांसद बना दिया, सब बातें, लेकिन आपको ये तय करना पड़ेगा कि देश में आज वन विभाग दिया गया है, यदि वन विभाग अच्छे व्यक्ति को एक दिया गया है, कांग्रेस से आए हुए व्यक्ति को, उसका उपयोग नहीं करोगे आप क्या? तो क्या आप ही सारे विभाग लोगे? तो ये राजनेताओं को समझना पड़ेगा कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, आपको अधिकार नहीं है, बपोती नहीं है आपकी कि आप कुछ भी बोलने लगोगे। आप सबको धीरज रखना पड़ेगा। यदि आप नतीजे नहीं ला पाते हैं तो जनता आपको उतार फेंकेगी, लेकिन देश का नुकसान आप कर जाओगे। सही कहा। तो इसमें कहीं ना कहीं सख्ती तो अपनाना पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा कि हाँ, सख्ती भी रखनी पड़ेगी। और जो राजनेता, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके देश के लिए सोचना होगा और देश के लिए खुद को झोंक करके, खुद को समर्पित करके देश के लिए सोचना पड़ेगा। लेकिन देवदत्त दुबे जी, इन सब बातों के बीच में जैसा कि बात हुई है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3O सरकार का पूर्ण बजट महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए 4 जातियां उन्होंने गिनाई थी, किसान, गरीब, महिला, युवा, 4 जातियां गिनाई थी। आपको लगता है कि जो देश की वर्तमान स्थिति है, हालांकि आज भी उन्होंने सदन में कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि हम बहुत तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और अभी हम टॉप 5 में है, टॉप 3 में लाने की बात उन्होंने कही है कि हम देश की वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमी में हम आ जाएंगे। ये बजट क्या निर्धारित करेगा? क्योंकि आने वाले 4 साल, 4.5 साल इस बजट को लेकर के बहुत कुछ चर्चाएं होनी है। ये बजट बहुत कुछ निर्धारित होना है और इन सब बातों के बीच में जो बात है, जनता की अपेक्षा, आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, वैसे तो लोक लुभावन बजट चुनावी वर्ष में आते हैं कि जब आखिरी बजट सत्र हो और फिर इसके बाद
चुनाव आना हो। लेकिन जब सरकार जिस तरह से वादे करके आती है और एक योजना पे काम करती है, तो अभी जिस तरह की इमेज सरकार ने अपनी बना रखी है कि हमारी 4 जातियाँ हैं जी, किसान, युवा, महिला, तो उन सब के क्षेत्र में वो काम करेगी। तो मुझे लगता है कि जो हालात अभी हैं देश के या लोकसभा के, उसमें यही तरीका है कि इस वर्ग के लिए राहत दी जाए, कुछ ऐसी चीज़ें की जाए कि देश का वातावरण जो सकारात्मक दिशा में चले, आलोचनाओं आरोपों की जगह कम बने। तो भाजपा और मोदी इस मामले में ज़रूर चिंतन कर रहे होंगे, जैसा उन्होंने इशारा किया है। तो एक अच्छा बजट देखने को मिलेगा जिसमें लोगों को एक राहत मिलेगी, क्योंकि आखिर तीसरी बार सरकार रिपीट हुई है। नेहरू के बाद पहली बार, तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री बने हैं। तो जनता की जो उम्मीदें हैं उस पर उतारने की पूरी कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल, आपने कहा कि देश की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा, और जो बात आपने कहा कि लोक लुभावन बजट शायद ना हो, या क्योंकि लोक लुभावन बजट जो आते हैं वो चुनाव से पहले आते हैं। सरकार का जो आखिरी बजट होता है जनता को सम्मोहित करने के लिए वो लोक लुभावन बजट आते हैं। लेकिन ये भी बात यहाँ राजेश जी है कि ये जो बजट है ये हो सकता है कि देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। बिल्कुल, मुझे लगता है सूरज जी जो लगातार पीएम नरेंद्र मोदी बात करते हैं कि जो ये बजट होगा, मुझे लगता है कि दूरगामी सोच के साथ ये हो सकता है। लगातार ये बात आती है कि बहुत जल्द तीसरी अर्थव्यवस्था विश्व की तरफ ले जाना है, बनने वाली है। और कहीं ना कहीं लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि चुनाव के दरमियान जिस तरह से अपने संकल्प पत्र में आपने जनता से वादे किए थे, वो और जो 4 चीजों का जिक्र अभी आपने किया है, जिस तरह से देवदत्त दुबे जी भी कह रहे थे, कहीं ना कहीं अब सवाल इस बात को लेकर मैं सीधे संदीप पाठक जी के पास में आता हूँ। क्या सरकार की जो प्राथमिकता है, मोदी सरकार की प्राथमिकता है कि जो संकल्प पत्र में वादे किए उनको पूरा किया जाए, या फिर इसको एक दूरगामी सोच के साथ इस बजट को आगे ले जाया जाए? संदीप जी देखिए, जब तक इनका 1 नेशन 1 इलेक्शन की स्थिति नहीं आएगी तब तक तो बजट में ये कह पाना कि उनको संकल्प पत्र को भी पूरा करना है और दूरगामी अपने प्लान बना के भी आगे बढ़ना है। इन परिस्थितियों में जब तक लोक लुभावन बजट की बात है तो ये क्या है, 5 साल वाली बात नहीं है। लोकसभा का चुनाव भले ही अभी हुआ हो, पर कई राज्यों के विधानसभा के चुनाव हैं, वहाँ के हित अहित भी वहाँ जुड़े हुए हैं। तो ये कहना लाजमी नहीं होगा कि कोई मतलब उसमें सहूलियतें नहीं देंगे या छूट नहीं देंगे या बड़ा सख्त बजट होगा। जनता के हित में होगा और उनको चुनाव को ध्यान में रखते हुए बजट बनेगा। और संकल्प पत्र तो उनकी जिम्मेदारी है ही, लेकिन सवाल ये है कि उन संकल्प पत्रों पे किस तरीके से अमल करते हैं, उसमें विपक्ष का कितना ये सहयोग लेते हैं। विपक्ष का और ये जो मतलब हम लोग जो इंटरप्रेट कर रहे हैं, संसद में आखिरकार दोनों को कहीं ना कहीं मुद्दों पे कुछ एजेंडे में तो एक होना पड़ेगा, तब तो ये पास होगा। और अगर इस तरह से एक तरफा कार्रवाई होती रही, या जैसा हम पुरानी परंपरा देख रहे हैं कि उनको शिक्षा की जरूरत है, ये का जरूरत है, तो इसके लिए तो फिर जनता खुद ही जिम्मेदार हो गई कि जब हम अशिक्षित लोगों को और गैर जिम्मेदार लोगों को भेज रहे हैं तो उनको दोष बाद में देना है, पहले तो हम स्वयं दोषी हैं। एक तरफ कई राज्यों में अभी इलेक्शन है, दूसरी तरफ लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात होती है। क्या ये माना जा सकता है, चाहे हम टैक्स पेयर की बात कर रहे हैं, कुछ बोझ जनता पर देखने को मिल सकता है, या फिर ये कि भी आगामी समय में चुनाव है तो नई एज इट इज ही रखा जाए इसको? देखिए, इसको आप ये देखिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है ये पॉलिटिकल विल का मैटर नहीं है। ये सब चीजें एक सतत एक निरंतर प्रक्रिया के साथ चलती है। हर देश का ग्रोथ आप 1970 में क्या था और आज क्या है, यदि आप इसको एनालिसिस करेंगे तो कई सरकारें आई और गई, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इसके दूरगामी जो होती है, समय और जरूरत के हिसाब से चीजें बदलाव भी आती हैं और कई चीजें उसमें बढ़ती भी हैं। तो इसको तो आप राजनीतिक रंग देके श्रेय लेना एक अलग विषय है, लेकिन ये तो एक अपना एक प्रक्रिया, अर्थशास्त्र की प्रक्रिया है। मतलब प्रकृति जो है परिवर्तन का नियम है और वो धीरे धीरे अपने परिवर्तन की ओर आती है, और जो जरूरत की चीज है वो लेती है। बिल्कुल, ये परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है और संपूर्ण सृष्टि जो है परिवर्तनशील है। यदि हम बीते दशकों में कुछ देखें तो उस समय की परिस्थितियां कुछ और रही हैं, वो दृश्य कुछ और रहा है, आज दृश्य कुछ और है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात आ जाती है बजट को लेकर के। आपके पास आ रहा हूँ योगीराज जी, जिस तरह से बात हुई है कि बजट को तमाम प्रतिक्रियाएं आई, तो आपकी भी सूक्ष्म प्रतिक्रिया चाहता हूँ। बजट जो आने वाला है, मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट, और इसके साथ जिस तरह से सदन की प्रतिक्रिया पर, सदन के में जो गहमा गहमी हुई उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पिछले सत्र में हमने देखा कि राहुल गांधी ने इस बात पर हंगामा किया कि वहाँ के रिकॉर्ड से उनके भाषण के कुछ शब्द हटा दिए गए। उन्होंने हंगामा किया कि मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली गई और मैंने जो कहा वो रिकॉर्ड से हटा दिया गया। आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मेरी आवाज दबाने की कोशिश की गई है। सदन बोलने के लिए होता है, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के हों, चाहे एक विधेयक पर चर्चा हो या किसी भी चीज पर चर्चा हो, लोकसभा अध्यक्ष समय सीमा तय करते हैं। हर विधायक का, हर सांसद का, नेता प्रतिपक्ष का, सदन के नेता का समय सीमा तय करते हैं कि आपको इतनी देर बोलना है। फिर आवाज दबाने की बात केवल और केवल इसलिए कि हम चर्चा में आ जाएं। देखिए, जिस तरीके का उस दिन का माहौल था, 2-2.5 घंटे प्रधानमंत्री का भाषण चला, लेकिन 2-2.5 घंटे ही नारेबाजी हुई। भाई, आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, लेकिन आप एक योजनाबद्ध तरीके से आपने कहा। अब बार बार मणिपुर मणिपुर मणिपुर, मणिपुर क्या देश से का इतना बड़ा टॉपिक है कि पूरा आपने 2.5 घंटे उनको बोलने नहीं दिया। तो ये जो इंटरप्शन है ये गलत है। ठीक है, बोलने का मंच है संसद, तो फिर बोलने दिया जाए, और सुनने का भी मंच है, थोड़ी के बोलने के मंच है। सदन का नेता कहे मेरी आवाज दबा दी गई, तो फिर किसकी आवाज सुनी जाएगी वहां पर? नहीं, दबा दी गई से मतलब है कि जब वो बोल रहे थे तो उनको बार बार इंटरप्ट किया गया, ये मतलब था। दबाने से मतलब ये जी, ठीक तो उनका भाव ये था। हाँ, बजट। और मेरा ये कहना था कि संसद बोलने की भी जगह और सुनने की भी जगह। जहाँ तक बात है बजट की, तो बजट में अब तो हर राजनीतिक दल के अपने बजट हैं, हर जाति का अपना बजट है, सबके अनुसार बजट आना चाहिए। ये सब अपन सोचते हैं, लेकिन सरकार को देश का बजट बनाना पड़ता है, और इसलिए वो इन तमाम पहलुओं से निचोड़ करके एक बजट बनाती है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है, यदि आप एक आम आदमी की बजट की बात करें, तो अब तक बहुत बजट हो गए आदिवासियों को लेकर, बहुत बजट हो गए अल्पसंख्यकों को लेकर, बहुत बजट हो गए पिछड़े वर्गों को लेकर। अब एक बजट उनके लिए आना चाहिए जो टैक्स देते हैं और इनके टैक्स की कमाई से आप फ्री घोषणाएं करते हैं। तो एक बजट ऐसा है कि इन लोगों के लिए उसमें छूट दी जाए। एक बजट ऐसा है कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का बिल्कुल निःशुल्क इलाज हो। अभी 75 साल की सीमा उन्होंने तय की, उसको 60 पे किया जाए, शिक्षा फ्री की जाए। ऐसे बजट आए तो जनता के लिए थोड़ा सा लाभ होगा, और हम दलगत राजनीति, जाति की राजनीति को बजट में कम ध्यान दें। इंडिया देश फर्स्ट, जिस पे कि नरेंद्र मोदी चलने की कोशिश कर रहे हैं, यदि आपको नंबर 1 की थर्ड इकोनॉमी बनना है, तो आपको इन सब चीजों को दरकिनार करना पड़ेगा, वरना सबकी अपनी अपनी अभिलाषाएं, सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं, और सबकी आकांक्षाएं अभिलाषाओं को पूरा करना किसी एक के बस की बात नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने कि यदि घर में एक पिता के 4 पुत्र हैं, तो पिता एक समय पर चारों पुत्रों को खुश नहीं रख पाता। फिर तो ये देश है जहां हम लगभग 150 करोड़ आबादी वाला यह देश है। यहाँ आपने बहुत अच्छी बात कही, सबकी अपनी अपेक्षाएं हैं, सबकी अपनी अभिलाषाएं हैं, सब कुछ ना कुछ अपने लिए चाहते हैं। लेकिन यहाँ इन सब चीजों को, चाहे वो जातिगत बात हो, दलगत बात हो या क्षेत्रगत बात हो, इन सब चीजों से ऊपर उठ के यदि देश की बात सोची जाए, देश के लिए सोचा जाए राजेश जी, तो वास्तव में ये वो दिन दूर नहीं होगा जब भारत वास्तव में टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा। बिल्कुल, और सूरज जी, मुझे लगता है कि दिशा उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ भी रहा है। तो एक तरफ विपक्ष के अपने तेवर हैं, लेकिन ये अहम सत्र है क्योंकि इसमें बजट आ रहा है और मंगलवार के दिन ये बजट आएगा, और देखना होगा कि जनता के लिए, उस देश के लिए कितना मंगलकारी ये बजट होगा। तमाम सारी उम्मीदें जनता को भी है, देश को भी है, और जिस तरह से हमारी चर्चा में भी बात निकल कर आई है सूरज जी। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो तमाम चीजें हैं, बहुत कम शब्दों में अंतिम प्रतिक्रिया चाहता हूँ। राधा वल्लभ शारदा जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। अंतिम प्रतिक्रिया आपसे बजट को लेकर के, सदन के सत्र के पहले दिन की प्रतिक्रिया और घटनाक्रम को लेकर। मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात बता रहा हूँ जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं देश का विकास हो। दूसरी तरफ देश का विकास कब होगा? जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। वो मैंने देखा है, वो दौर भी देखा है जब प्रधानमंत्री सड़क योजना चली थी और उसमें गांव का आदमी सब्जी लाके बेच देता था, उसको प्रॉफिट होता था। बिल्कुल। अब विपक्ष के पास में सलाहकार जो है, सैम पित्रोदा जैसे हैं, उनकी अगर आपने स्पीच सुनी होगी कि सड़क चोरी करने से क्या हो जाएगा, कोई विकास होगा, कोई देश आगे बढ़ेगा क्या? इतना फर्क है पक्ष और विपक्ष में। ठीक है, यहाँ बात है सोच का फर्क है, दृष्टिकोण का फर्क है कि कौन किस दिशा में सोचता है। बजट आने वाला है, देश की जनता का उम्मीदों का बजट, मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट देश की उम्मीदों पर, देश की जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है, तो कल ही पता चलेगा। हालांकि बिंदुओं हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता। चर्चा को राम देंगे आप सभी मेहमानों को, राधा वल्लभ शारदा जी, आलोक सिंह जी, संदीप पाठक जी, आदित्य उपाध्याय जी, देवदत्त दुबे जी, योगीराज योगेश जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है देश के बजट की, बात हो रही है सदन के पहले सत्र की, कि सत्र, सदन और सियासत। वो सियासत करने के स्थान तो है, वहां राजनीतिक दल ही के लोग ही पहुंचते हैं, लेकिन सियासत शब्दों की ना हो, सियासत इस बात की ना हो कि तो कौन कितना ऊंचा, कौन कितना नीचा। सियासत हो देश को आगे बढ़ाने की, सियासत हो देश के जनता के हितों की बात करने की, तब सदन का आहूत होना, सत्र का आहूत होना सारगर्भित होगा। हमारा खास कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर ऐसे ही एक मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने देश न्यूज के साथ। नमस्कार।